Hello everyone, good morning and Jai Bharat. Today, dear students, we are going to do questions of the plane which are based on the previous day lecture. Means कि plane का equation from the given some ordinary conditions, okay, कैसे निकालना है उसके ऊपर discussion आज करेंगे questions के ऊपर. ठीक है, तो please before you start attending the lecture, I refer कि आप लोग वो सारे फॉर्मूला जो है वो अच्छे से एक बार रिफर कर ले. अगर याद नहीं हो रहे हैं तो शुरुआत के एक दो दिन जो है उसको साथ में रखकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. लेटर ऑन बार बार रिवीजन करके उसको आप इजीली याद रख पाएंगे. ओके, तो यही एक तरीका है कि प्लेन के क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली कर पाएंगे. एंड वैसे भी प्लेन के जो क्वेश्चंस है वो इतने हार्ड नहीं है. जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं उनको बस प्रॉब्लम वही होता है कि वो लोग क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो नहीं समझते, या फिर प्लेन का जो कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट वो नहीं समझते. तो ऑलवेज एक चीज को याद रखो कि किसी भी प्लेन को जनरेट करने के लिए, प्लेन का इक्वेशन बनाने के लिए आपको ऑलवेज एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, प्लस उस प्लेन जो है उसके ऊपर एक आपको फिक्स्ड पॉइंट चाहिए. अगर ये दो चीज आपके पास आ गई है यानी कि आपका प्लेन बन गया होगा. ओके, तो ऑलवेज इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा. हाँ, अब जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बचे हैं वो पर्टिकुलरली ऐसे होंगे जो बाकी हमने जो प्लेन्स के फॉर्म देखे हैं उनके ऊपर बेस्ड रहेंगे. ओके, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड and let's start doing the questions now. Well, our very first question is quite a simple thing. Find the equation of plane passing through these 3 points. Okay, so ये काफी सिंपल है मेरे ख्याल से. अब आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. 3 पॉइंट में से पास होता हुआ प्लेन जो है वो ऑलरेडी हमने कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन बना लिया है ना. तो उसको फॉलो करते हैं. चलो, तो इसने बोला नहीं है कि कौन सा इक्वेशन निकालो, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, वेक्टर भी निकाल सकते हैं, कार्टेशियन भी निकाल सकते हैं. आई प्रीफर कि आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के दो. समझ में आ रहा है? ऑप्शन है, एमसीक्यू है तो उसके अकॉर्डिंग जाओ. अदरवाइज जनरल ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, 1-2 मार्क का, तो उसमें आप उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के दे दो. दैट विल बी इनफ. Okay, so let's start it. तो let पॉइंट A जो है वो मान लेते हैं 1,1,0 है. पॉइंट B है 1 to 1 एंड पॉइंट C है -2 + 2 -1. ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, आप समझ लो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3. ओके, सो सिंपली द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through A, B and C is, चलो तो वो इक्वेशन क्या होता है, तो क्या x - x1 y - y1 z - z1. पहली बार कोई भी समझ लो कि क्वेश्चन अगर अटेंड कर रहे हो तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज मत करो. सबसे पहले एक बार एटलीस्ट फॉर्मूला आप वहां पर रख देंगे ना, तो सामने वाला जो एग्जामिनर होगा उसको इस चीज का अंदाज हो जाएगा कि अच्छा इसको बेसिक चीजें सारी पता है. तो ऑब्वियसली वो आपके मार्क्स जो है वो कट करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है. ठीक है, अगर आप फार्मूला नहीं रखते हो तो उसको चीजें जो होती है वो वेरीफाई करनी पड़ती है. तो वेरिफिकेशन में मे बी कुछ माइनर मिस्टेक अगर हो गई तो मार्क्स वहां से जाएंगे. ऑलराइट, चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 1 फिर y - 1 एंड z - 0 यानी कि सिंपल z, फिर x2 - x1 यानी कि 1 - 1 0, y2 - y1 यानी कि 1 एंड 1 - 0 यानी कि 1, फिर x3 - x1 यानी कि होगा -3, 2 - 1 यानी कि 1 एंड -1 - 0 यानी कि -1 इक्वल टू 0. बस इसको सॉल्व करके रखना है. तो मैं यहाँ पर जगह है उसका यूज थोड़ा सा कर लेता हूँ.
चलो x माइनस वन के प्रोडक्ट में, x माइनस वन के प्रोडक्ट में क्या आएगा, माइनस वन यानी कि -2, फिर नेगेटिव y माइनस वन के प्रोडक्ट में आएगा, y माइनस वन के प्रोडक्ट में आएगा 0 + 3 यानी कि सिंपल सा 3, एंड प्लस z के प्रोडक्ट में आएगा 0 + 3 = 0। क्लियर है? ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये बनेगा कुछ -2x + 2 -3y + 3 एंड +3z = 0। तो क्या बना, -2x -3y एंड +3z, और ये बचा 2 + 3 5 = 0। वेल जनरली हम लोग x का जो कोफिशिएंट होता है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो इस पूरे इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 2x + 3y -3z -5 = 0, ये हो जाएगा आपका प्लेन का इक्वेशन। ओके, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बेसिक है, आई थिंक इसमें कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रॉम अ पॉइंट ABC, एक पॉइंट है ABC, चलो मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है ABC। ओके, परपेंडिकुलर्स PA and PB are drawn to YZ and ZX planes। तो ये पॉइंट है ABC, उसके ऊपर से क्या बनाया जाता है, तो परपेंडिकुलर बनाए जाते हैं। एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है YZ प्लेन के ऊपर, दूसरा परपेंडिकुलर बनाया जाता है ZX प्लेन के ऊपर। ओके, तो मैं आपको फिगर के थ्रू इलस्ट्रेट करने की ट्राई करता हूं यहां पर, चलो समझना। ओके, मान लेते हैं ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये आपका z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब समझना, इस पॉइंट के ऊपर से ये जो YZ प्लेन है, ठीक है, वहां पर एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है इस तरह से, जो है PA, और ये जो यहां पर YZ प्लेन के ऊपर PA बनाया जाता है। तो YZ प्लेन यहां पर है, तो यहां पर जो है वो PA बनाया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं बना देता हूं अलग सा फिगर। चलो, YZ के ऊपर PA बनाया जाता है, ठीक है, और जो ये ZX प्लेन है, ZX प्लेन, उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, PB बनाया जाता है। तो ZX प्लेन के ऊपर PB परपेंडिकुलर बनाया जाता है। ये इमेजिन हो रहा है सबको? अगर नहीं हो रहा तो कुछ मत सोचो, ये आपका जो कॉर्नर है नीचे आपके रूम में, उसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीटिंग पॉइंट यानी ओरिजिन मान लो, XYZ ले लो, एक पॉइंट ले लो, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, तो YZ जो है, YZ जो है वहां पर क्या हो रहा है, PA बन रहा है, और ZX जो है वहां पर PB बन रहा है। डन। अब हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो O, A और B में से पास होता हो। तो सिंपल सी चीज है, देखो 3 पॉइंट में से पास हो रहा है अपना प्लेन, एक तो ओरिजिन में से, दूसरा पॉइंट A और पॉइंट B में। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स फिक्स है 0 0 0, ठीक है। अब A और B के अगर कोऑर्डिनेट मिल गए तो काम बन गया, तो सिंपल चीज है, ठीक है। तो देखो पॉइंट A कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में है, दिख रहा है सबको। पॉइंट A कौन से प्लेन में है, YZ, मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसका x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और y और z कोऑर्डिनेट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग B और C, मतलब A के कोऑर्डिनेट्स बने 0 B C। सिमिलरली B पॉइंट XZ प्लेन में है, मतलब कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, x और z कोऑर्डिनेट बनेगा A एंड C।
तो तीनों पॉइंट हमें मिल गए। ओके, बस अब इसमें से पास होता हुआ प्लेन। तो हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 0 B C and coordinates of B are A0 C। ओके, ये हो गए, क्योंकि ये हमारा लॉजिक है, ये हमने बेसिक वेक्टर के स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ी थी, प्लस 11th में भी इस चीज के ऊपर ध्यान जो है वो दिया गया था जब आपने वहां पर इंट्रोडक्शन टू 3D पढ़ा था। ऑल राइट, तो ये दोनों पॉइंट मिल गए। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू OA एंड B इज, चलो OAB में से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। सो x1 y1 z1 को हम ओरिजिन ले लेते हैं तो वो 0 0 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x y z, फिर 0 b c और फिर a 0 c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x के प्रोडक्ट में आएगा बी सी, पीछे लिखेंगे x के प्रोडक्ट में आएगा बी सी माइनस y के प्रोडक्ट में रहेगा नेगेटिव ए सी और प्लस z के प्रोडक्ट में आएगा नेगेटिव ए बी इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, x इंटू बी सी प्लस y इंटू ए सी माइनस z इंटू ए बी इक्वल टू 0। सारी चीजों को अगर ए बी सी से डिवाइड किया जाएगा तो x इंटू बी सी अपॉन ए बी सी प्लस y इंटू ए सी अपॉन ए बी सी माइनस z इंटू ए बी अपॉन ए बी सी इक्वल टू 0। बी सी कैंसल, यहाँ से ए सी कैंसल, यहाँ पर से ए बी कैंसल, तो बचा x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी माइनस z अपॉन सी को सामने ले जाए तो इक्वल टू z अपॉन सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, अब बाद में आंसर क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि आंसर तो कुछ भी हो सकता है, बस वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखो एक्स वाई जेड के लीनियर फॉर्मेट में है, ठीक है। अब ए बी सी का स्क्वायर आए कुछ आए कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा हमें। ऑलराइट, सो पॉइंट मिल गए, तो 3 पॉइंट मिल गए, मतलब हमारा काम हो गया। तो हमने जो पहले लेक्चर का पहला स्लाइड पढ़ा था, मतलब कल का जो पहला स्लाइड पढ़ा था, उसके ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं कि प्लेन को बनाने के लिए जो अलग अलग पॉसिबल कंडीशंस है उसमें से कौन सी हमें मिल सकती है, वो हमारा आंसर हमें जनरेट करके देंगे। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये क्या बोल रहे हैं कि 4 पॉइंट जो है वो कोप्लानर है ऐसा प्रूव करो एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। तो ये 4 पॉइंट कोप्लानर है ऐसा प्रूव करना है, प्लस इनके ऊपर से प्लेन का इक्वेशन जनरेट करके देना है। लेट्स डू इट। ओके, सिंपल सी चीज है। लेट पॉइंट ए मान लेते हैं 0 -1 -1, पॉइंट बी -4 +4 -4, सी 4 5 1 एंड डी 3 9 4। तो कोप्लानरिटी का कंडीशन क्या है? फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लानर, हमारा कंडीशन ये बनता है कि x4 - x1, y4 - y1, z4
minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन करके आंसर 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं। चलो यहां पर तो देखो x4 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0, फिर 9 माइनस माइनस 1 एंड 4 माइनस माइनस 1, फिर x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 0, 4 माइनस माइनस 1 एंड माइनस 4 माइनस माइनस 1, फिर आएगा x3 माइनस x1 वाला यानी कि 4 माइनस 0, 5 माइनस माइनस 1 एंड 1 माइनस माइनस 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 10 प्लस 18, 10 प्लस 18 माइनस 10 इंटू माइनस 8 एंड प्लस 12 माइनस 8, ओके माइनस 8 एंड प्लस 12 एंड प्लस 5 इंटू माइनस 24 माइनस 20, माइनस 24 माइनस 20, तो क्या मिला 10 18 28 जा 3, ओके तो 28 मल्टीप्लाई 3 होगा तो कितना हो जाएगा 90, 90 में से जाएंगे 6 यानी कि 84, ओके फिर ये 4 इंटू 10 यानी कि माइनस 40। ठीक है, अब यहां पर मुझे कुछ डाउट जो है वो हो रहा है कि मैंने शायद कहीं पर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी। ठीक है, लेकिन एक बार वेरिफिकेशन जरूरी है, सो देख लेते हैं एक बार। अगर कहीं पर कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है तो आई थिंक मुझे तो सब सही लग रहा है। ठीक है, ओके ये माइनस 8 और ये प्लस 12 ये भी सही है, माइनस 24 माइनस 20 वो भी सही है। ठीक है, तो वो कितने हुए वहां पर 44, 44 जा 5 करेंगे, एक मिनट यू आई विल हैव टू यूज कैलसी हियर, ओके 44 जा 5 220 होता है ये तो। मेरे ख्याल से मे बी इट इज पॉसिबल कि कुछ कोऑर्डिनेट लिखने में यहाँ पर गलती हुई हो, इट इज पॉसिबल, ओके अदरवाइज ऐसा होता नहीं। तो एक काम करते हैं, एक बार फिर से मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है वंस अगेन चेक कर लेता हूँ। ओके सो आई गेस मुझे प्रॉब्लम जो है मिल गया है। यहाँ पर ये जो है ये +4 है, ठीक है, इट इज नॉट -4, इट इज जस्ट अ +4। तो मैं डायरेक्ट कंडीशन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आगे का आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 + 1 वो भी 5, ठीक है, और फिर आएगा 4 6 2। चलो इसको चेक करते हैं। तो ये देखो अब क्या हो रहा है, 3 इंटू 10 10 माइनस ये कितना होगा 30, 10 माइनस 30, फिर -10 के प्रोडक्ट में आएगा -8 एंड -20, ओके -8 एंड -20 प्लस 5, तो 5 के प्रोडक्ट में कितना आएगा -24 -20, -24 -20। तो आप देखो ये -20 इंटू 3 मतलब -60, ये हो गया -28 एंड +10 यानी कि +280, और ये हो जाएगा -220। तो ऑब्वियसली अब देखो -280 +280 आंसर 0 बन रहा है। सो द पॉइंट्स आर कोप्लानर, पॉइंट्स आर कोप्लानर। ऑल राइट, तो
पॉइंट्स कोप्लानर हो गए, बस इसमें से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले 3 पॉइंट्स का यूज करके प्लेन का इक्वेशन जनरेट कर लेते। देखो वहां पर हम लिख देते हैं 0 -1 -1, ये पॉइंट ए है। बी पॉइंट हमारा क्या था, -4 + 4 + 4, -4 + 4 + 4, एंड सी पॉइंट हमारा है 4 5 1। ओके, इसमें से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो हो जाएगा x - x1, y - y1, z - z1, फिर x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, फिर x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x के प्रोडक्ट में 10 - 30 माइनस y + 1 के प्रोडक्ट में आएगा -8 - 20 मतलब -28, और z + 1 के प्रोडक्ट में आएगा -24 एंड 20 मतलब -44। ओके, सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा -20x, -28y, -28, -44z -44 इक्वल टू 0। सभी चीजों को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 4 के साथ डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, -4 के साथ। तो ये बचेगा 5x, ये बचेगा 7y, ये बचेगा 7, ये 11z और ये 11 इक्वल टू 0। तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने पर 5x + 7y + 11z + 18 इक्वल टू 0, दैट्स द फाइनल इक्वेशन ऑफ योर प्लेन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स और चारों पॉइंट। अब यहां पर आपने पहले 3 यूज किए, उसकी जगह अगर 4th पॉइंट भी किसी एक के साथ रिप्लेस किया होता तो भी फाइनल आंसर आपका कोई बदलता नहीं, वो सेम रहता, क्योंकि चारों जो है वो कोप्लानर ही है। तो प्लेन ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो बदलता नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है कि 4 पॉइंट वाली कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose intercepts on the coordinate axis are -4, 2 and 3 respectively। तो x इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट है -4, y इंटरसेप्ट है 2, y इंटरसेप्ट है 2 एंड z इंटरसेप्ट है 3। तो सिंपल सी चीज है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है x/a + y/b + z/c इक्वल टू 1। abc का वैल्यू डाल दो, x/-4, y/2, z/3 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, अब एमसीक्यू है और अगर इसका सिंप्लीफिकेशन दिया गया है तो करेंगे, अदरवाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर चलेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन एबीसी। प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी और सी में इंटरसेप्ट करता है। चलो, तो ये मान लेते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, प्लेन जो है इसको ए बी और सी में रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट कर रहा है। चलो मान लेते हैं, एक मिनट। चलो मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। प्लेन ने एक्स एक्सिस को ए, वाई को बी और जेड को सी पॉइंट में इंटरसेप्ट किया है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि एबीसी, ओके, सच दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐसा इंटरसेप्ट करता है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो PQR है। मतलब इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड पॉइंट है, ट्राइंगल के ऊपर का जो सेंट्रोइड है वो क्या है, पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट से या फिर पॉइंट G है
जिसके कोऑर्डिनेट्स है पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, तो हमें प्रूव करना है कि प्लेन का ये वाला इक्वेशन होगा। प्लेन का इक्वेशन ये होगा अगर वो सेंट्रोइड इसके ऊपर है इस तरह से ट्राइंगल का। तो ओके, तो देखो, लेट प्लेन इंटरसेप्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो अपने पास सेंट्रोइड है, ए बी से अननोन है, तो हमें देखो प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना है तो एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए होगी। ये समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, पहले उसको एज्यूम कर लेंगे, सेंट्रोइड के ऊपर से उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो देखो, लेट द प्लेन इंटरसेप्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सो ए के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं a0 0, बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 b 0, सी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 0 c। ओके, एंड सेंट्रोइड तो ऑलरेडी गिवन है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज G ऑफ PQR। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता क्या है? तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है कि तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 3, ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। तो वो होता है यहां पर कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है? ए बार यानी कि पॉइंट ए, बी बार पॉइंट बी, सी बार पॉइंट सी। तो इसको अगर हम ध्यान से लिख ले पीछे, तो हमारे पास कुछ यू आ गया कि पी क्यू आर इज इक्वल टू ए अपॉन 3, बी अपॉन 3, सी अपॉन 3। ये कहां से आया समझ लो, तीनों का सम करेंगे तो ए बी सी आएगा, डिवाइड बाय 3 हो गया। ठीक है, चलो ए बी सी अननोन है, ए बी सी को सब्जेक्ट बनाओ तो ए इक्वल टू 3p, बी इक्वल टू 3q एंड C इक्वल टू 3R आएगा। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आता है? तो देखो इंटरसेप्ट्स की वैल्यू हमें PQR के फॉर्मेट में मिल गई, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इन दैट ABCs are unknown, so replace them with 3p, 3q and 3r. So we are getting x upon 3p plus y upon 3q and plus z upon 3r equal to 1। अब यहां पर से जो इक्वेशन आपको लाना है उसमें देख लीजिए, सिर्फ 3 आपको कॉमन लेकर सामने के साइड ले जाना है, बाकी तो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिख सकता हूं कि x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इक्वल टू 3, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। समझ में आ रही है चीज? ओके, तो सेंट्रोइड का यूज करके इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, कंडीशन समझो, प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी में इंटरसेप्ट करेगा तो वो ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का सेंट्रोइड गिवन है तो उसके ऊपर से जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के इंटरसेप्ट का जो पॉइंट है उसको एटलीस्ट फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स में कोई भी दो कोऑर्डिनेट जीरो हो गए, सिर्फ एक ही नॉन जीरो होगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड to find out our equation of the plane. Let's go for the next one. तो next जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि find the vector equation of the plane passing through the point having position vector। ये आपका पॉइंट है, नोट करिए, ये आपका क्या है? पॉइंट है प्लेन के ऊपर का, एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, मतलब कि ये आपका नॉर्मल वेक्टर बन गया। तो प्लेन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, दूसरा नॉर्मल वेक्टर गिवन है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है और कार्टेशियन भी निकालना है। तो हियर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप का। तो हियर अ पॉइंट
on plane is a, ये क्या है 2, 3, -4 and normal vector of plane, उसको हम वेक्टर n बोलते हैं, वो क्या है 2 - 1 2 है। ओके, तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ प्लेन या फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज r बार माइनस a बार डॉट n बार इक्वल टू 0, यही है वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, चलो देखो डायरेक्टली डी वाला यूज कब करना है, ये समझो कि वो तभी यूज करना है जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है अलोंग विथ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, स्पेसिफिक ही है वो इक्वेशन। ठीक है, ये आपका जनरल इक्वेशन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही काम लगता है। चलो तो क्या हो गया ये r बार माइनस 2 3 -4 का डॉट प्रोडक्ट 2 - 1 2 के साथ होता है 0, ये आपका हो गया नॉर्म वेक्टर इक्वेशन। दिस इज वन ऑफ योर आंसर। ठीक है, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ योर आंसर, बस लिख दो कि ये आपका वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन निकलना है तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल r बार को रिप्लेस करेंगे x, y, z के साथ एंड माइनस करने के बाद डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, तो फॉर कार्टेशियन इक्वेशन ये हो जाएगा, देखो x y z -2 3 -4 करो तो x -2 y -3 z +4 का डॉट प्रोडक्ट कर लो 2 - 1 2 इक्वल टू 0 के साथ, सॉल्व कर लो इसको। तो देखो 2 × x -2 यानी कि 2x - 4 -1 × y -3 मतलब कि -y +3 2z +8, तो क्या इक्वेशन मिला 2x - y + 2z। अब देखो 8 + 3 होता है 11, 11 - 4 यानी कि हो गया +7 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्मेट। इजी है, ऑलराइट। जैसे फॉर्मूला बनाया जाए उसी तरह सब्स्टिट्यूशन कर दे वैल्यूज का तो इक्वेशन प्रॉपर यूनिक मिल जाएगा हमें। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ओरिजिन है, वहां से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो पॉइंट कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो वो 4 - 2 - 5 में करता है, तो प्लेन का इक्वेशन बनाओ। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंडीशन समझ के उसका जरूरत पड़े तो फिगर ड्रॉ करो। देखो आपको क्या करना है, आपको समझना ये प्लेन जो है इसका इक्वेशन आपको जनरेट करना है, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन जनरेट करके दे दो मुझे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है कि भाई यहां पर कहीं पर मान लो कि ओरिजिन है, तो ओरिजिन में से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 4 - 2 - 5, ये आपका ओरिजिन है 0 0 0। इतनी चीज गिवन है, समझ रहे? अब समझना, देखो मान लो कि इसको मैंने बोल दिया ए, तो ए पॉइंट जो है वो ऐसा पॉइंट है जो प्लेन के ऊपर है। समझ में आ रहा है? ए कहां पर है? प्लेन के ऊपर है, क्योंकि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहा है प्लेन का ओरिजिन के ऊपर से। दूसरी चीज, एक प्लेन के ऊपर का पॉइंट मिल गया, दूसरी चीज हमें चाहिए नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर तो ऑलरेडी मेंशन है, ओ ए क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। समझ में आ रहा है? ओके, तो हियर नॉर्मल
वेक्टर ऑफ प्लेन इज वेक्टर OA, मतलब कि वो हो जाएगा 4 - 2 - 5 -0 0 0, तो आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया 4 - 2 - 5. Got it? And point on the plane is A bar of 4 - 2 - 5. A बार प्लेन के ऊपर का पॉइंट है. समझ में आ रहा है फिगर का इंपॉर्टेंस क्या है ये? ऑल राइट, तो अब देखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बनता है. इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने तो यही पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन है R बार माइनस A बार डॉट N बार इक्वल टू 0. ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, कौन सा इक्वेशन निकालना. इक्वेशन निकालने को बोल दिया यानी कार्टेशियन निकाल देंगे. ठीक है, चलो पहले वेक्टर भी निकाल देते हैं. तो R बार माइनस A बार यानी कि 4 - 2 - 5 डॉट वेक्टर n यानी कि वंस अगेन 4 - 2 - 5 इक्वल टू 0. ये वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा x - 4 y + 2 z + 5 डॉट 4 - 2 - 5 इक्वल टू 0. सॉल्व कर लो तो 4x - 16 - 2y - 4 - 5z - 25 इक्वल टू 0. तो ये बना 4x - 2y - 5z. ओके 16 4 20 25 यानी 45 हो गया. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. 4x - 2y - 5z - 45 equal to 0. This is the required equation of your plane. ठीक है, सिंपल है, आप समझ में आ रहा है. ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे थोड़ा. तो नेक्स्ट चीज क्या है देखो. इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट मीट्स प्लेन एट राइट एंगल. ओके देखो ये आपका प्लेन है. अब एक पॉइंट है अपने पास 2 - 1 - 3, उसके ऊपर से एक लाइन अगर बनाया जाए, उसमें से पास होता हुआ लाइन बनाया जाए तो प्लेन को राइट एंगल पर मीट कर रहा है. राइट एंगल पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है एट द पॉइंट. ये मान लो कि पॉइंट ए है तो एट द अनदर पॉइंट बी 1 - 3 3 1 - 3 3. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल दो. तो अब दिख रहा है सबको कि ए बी क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा और प्लेन के ऊपर का पॉइंट कौन होगा, बी पॉइंट होगा. तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया, प्लेन के ऊपर का पॉइंट मिल गया, यानी इक्वेशन मिल गया समझो. ओके, सो हियर लेट ए, या फिर एक काम करते हैं वेक्टर ए बार ए ही कर देते. ए is 2 - 1 - 3 and b 1 - 3 3. तो वेक्टर ए बी इज एक्चुअली वेक्टर एन, नॉर्मल वेक्टर. या फिर मेंशन कर लो कि हियर वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये गिवन है ना कंडीशन में. देखो राइट एंगल पर मीट करे, परपेंडिकुलर टू प्लेन. सो नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बी. चलो वेक्टर ए बी निकाल दो तो 1 - 3 3 माइनस 2 - 1 - 3. तो ये हो जाएगा -1 - 2 6. अगर डायरेक्शन उल्टा लिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉर्मल वेक्टर सिर्फ यहाँ पर ये दोनों माइनस है वो पॉजिटिव आ जाता है, बस उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब प्लेन के ऊपर कौन पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये कौन सा पॉइंट होगा, बी पॉइंट ही होगा, क्योंकि एट द पॉइंट 1 - 3 3 के ऊपर मीट कर रहा है. ओके, तो
पॉइंट ऑन द प्लेन मेंशन कर लो, पॉइंट ऑन द प्लेन इज b बार 1 माइनस 3 3। ओके, तो बस अब मैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होगा r बार माइनस a बार को यूज करते थे, लेकिन यहां पर यूज करेंगे b बार को क्योंकि वो प्लेन के ऊपर है ना, डॉट n बार जो यहां पर हमने फाइंड किया है इक्वल टू 0। आगे का प्रोसीजर मेरे ख्याल से अब आपके लिए कोई इतना हार्ड नहीं है, तो वो मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूं, आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। उसको प्लीज सॉल्व कर लेना। यहां से बस आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकाल कर रखना है, वो तो आ जाएगा ना सबको। ओके, सो उसमें मैं टाइम नहीं निकालता, वो आप कर सकते हैं। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कंडीशंस समझ में आ रही है, ठीक है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। देखो आप क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी एट राइट एंगल। तो एक प्लेन जो है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक प्लेन है, तो प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, ये सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल। ये कंडीशन बना, ठीक है, इसको ड्रॉ कर देंगे। चलो मान लो यहां पर है ए, यहां पर है बी। अब ये बात तो क्लियर है कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है सपोज कि एम में, तो ए एम और बी एम जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट से उसको काट रहा है। कौन से एंगल पर, तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वेक्टर ए बी जो है, वेक्टर ए बी वही क्या बन जाएगा, आपका नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से ज्यादा फर्क पड़ता है, समझना। जैसे लाइंस में था, डायरेक्शन जो है वो मैटर करता है, डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैटर बिल्कुल नहीं करता है। दूसरी बात, प्लेन के ऊपर का पॉइंट कौन है, एम पॉइंट है। एम पॉइंट एक्चुअली में क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। ओके, सो हियर ए बी, वेक्टर ए बी इज perpendicular to plane. So नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए बी। चलो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 5 8 माइनस 2 3 4, तो वो क्या बन जाएगा 2 2 4। नॉर्मल वेक्टर आपको मिल गया। अब क्या चाहिए, प्लेन के ऊपर पॉइंट, तो वो है मिड पॉइंट ए बी का। तो हियर प्लेन बाइसेक्ट्स, एक काम करते हैं, लेट प्लेन बाइसेक्ट्स सेगमेंट ए बी इनटू फ्रॉम पॉइंट एम। एम पॉइंट में से उसको काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो ऑब्वियसली, सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। एम हो गया मिड पॉइंट। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एम एक्स वाई जेड, या फिर वेक्टर एम इक्वल टू वेक्टर ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। चलो ए बार प्लस बी बार अपॉन 2 कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, 4 प्लस 2 यानी कि 6 अपॉन 2, 3 प्लस 5 यानी कि 8 अपॉन 2, एंड 4 प्लस 8 यानी कि 12 अपॉन 2। तो वेक्टर एम आपको मिल रहा है 3 4 6। चलो, तो प्लेन के ऊपर पॉइंट मिल गया, नॉर्मल वेक्टर मिल गया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन जनरेट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वो हो जाएगा आर बार माइनस एम बार लेंगे, क्योंकि वो प्लेन के ऊपर है, इनटू डॉट नॉर्मल वेक्टर एन।
तो वेक्टर आर माइनस ये आया था 3 4 6 एंड नॉर्मल वेक्टर क्या आया था हमारा 2 2 4 आया था आई गेस। ओके 2 2 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना। कार्टेशियन इक्वेशन जनरेट ऑलवेज करेंगे जब तक स्पेसिफिकली कोई भी चीज मेंशन ना हो तब तक। ओके सो समझ में आ रहा है छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ये सारे छोटे क्वेश्चंस है जो एमसीक्यूज में ज्यादा यूजफुल रहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको गुजकेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे एमसीक्यू में ज्यादा जल्दी पूछने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। उस कार्टेशियन इक्वेशन इज दिस वन, जिसका कार्टेशियन इक्वेशन ये है उसका वेक्टर इक्वेशन निकालो। तो बहुत सिंपल सा है, देखो कार्टेशियन इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू 5 है। देखो वेक्टर इक्वेशन एक तो ये होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। इसको मान ले डी बोल दे तो आर बार डॉट एन बार इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक वेक्टर इक्वेशन ही है, वेर डी इज ए बार डॉट एन बार, वेर डी क्या है हमारा ए बार डॉट एन बार है इसलिए। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हम नहीं निकाल सकते लेकिन ये चीज तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे, समझना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो नॉर्मल वेक्टर सिंपल सी चीज है। नॉर्मल वेक्टर यानी कि क्या, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। तो वो क्या हो जाएगा आर बार डॉट 3 माइनस 4 2 इक्वल टू 5। ओके, तो ये क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर है। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। किसके साथ कंपेयर किया, आर बार डॉट एन बार इक्वल टू डी के साथ कंपेयर किया है। ओके, दिस इज अ सिंगल मार्क क्वेश्चन वंस अगेन। समझ में आ रहा है, कभी भी नॉर्मल वेक्टर निकलना है कार्टेशियन के ऊपर से तो सिंपल सी चीज एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को नोट करो, वही आपका नॉर्मल वेक्टर है। गॉट इट? ओके, नोट करो ये चीजें। चलो आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन। तो अब क्या है कि नॉर्मल वेक्टर इसका निकाल के दे दो एंड उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी दो। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। तो पहले बात करेंगे नॉर्मल वेक्टर की। तो नॉर्मल वेक्टर बहुत सी सिंपल ही सी चीज है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ले लो तो ये नॉर्मल वेक्टर बन गया। अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब कि इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लेंगे। ऑलराइट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन होता है 4 प्लस 1 यानी कि 9 यानी कि 3। ठीक है, या फिर इसको लिख देते 4 प्लस 1 प्लस 4 के फॉर्म में, तो ये 3 हो जाएगा। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3 एंड 2/3। दिस इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये चीजें जो है ऐसे इस तरह से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ऑलराइट, आज के क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए, मतलब लेक्चर खत्म हो गया, मतलब क्वेश्चन मतलब कि जो कल हमने थियरी जो पढ़ी थी उसके सारे क्वेश्चंस अभी तक कवर नहीं हुए। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम कल डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए आज जितना पढ़ा उतनी चीजों को एटलीस्ट आप थोड़ा सा प्रिपेयर करने की अच्छे से ट्राई कीजिए। ऑलराइट, एंड उसकी प्रैक्टिस जो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर प्लीज करिए। ओके, उसमें कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम, जस्ट मैसेज कर दीजिए या फिर कभी कॉल भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो सी यू देन, गुड बाय एंड जय भारत।